बुक है रेलवे मैथमेटिक्स की 4000 क्वेश्चन की, सारे एग्जाम्स की। उन्नयन कोण वाला सवाल जो है आरआरबी एनटीपीसी द्वारा डी में ही आती है। ठीक है बेटा, इस वाली बुक में आपको प्रीवियस ईयर के सवाल मिल भी जाएंगे, ठीक है, रेलवे वाली बुक में। दोस्तों सवाल नंबर 8, लेकिन रेलवे वाले बच्चे परेशान ना हो, जो मैं शीट में करवा रहा हूं उससे वो सारे सवाल हो जाएंगे रेलवे के, सीजीएल एसएससी के सभी एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस आता है, सभी एग्जाम में सिवाय एमटीएस के। चलो बेटा सवाल नंबर 8 शुरू करेंगे प्यारे बच्चे, और ये आज की क्लास का पहला टाइप है। सवाल नंबर 8 शुरू करते ही आज की क्लास का मेरे दोस्तों फर्स्ट टाइप है, पहला टाइप। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है ये 2017 के मेंस के पेपर में आया था सीजीएल में जी। बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग ऑफ हाइट 53 मीटर एंड 117 मीटर रेस्पेक्टिवली इज 136 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। पहले सवाल का आप चित्र बनाइए कि भाई दो बिल्डिंग है, उनकी ऊंचाई 53 मीटर है और 117 मीटर है। तो एक छोटी बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग है। देखो बिल्डिंग क्या होती है बेटा, जैसे बिल्डिंग सीधी खड़ी होती है, जैसे आपकी जमीन है ना, ये सड़क है, इस सड़क पर दो बिल्डिंग खड़ी हैं, एक बिल्डिंग 53 मीटर ऊंची है और दूसरी बिल्डिंग 117 मीटर ऊंची है। तो दोनों बिल्डिंग है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये नहीं बोला जाएगा सवाल में कि कौन 90 डिग्री, जाहिर सी बात है बिल्डिंग जो है वो 90 डिग्री के कौन पर खड़ी करोगे। ये दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग की ऊंचाई 53 मीटर है, दूसरे बिल्डिंग की ऊंचाई 117 मीटर है। अब चित्र को ऐसा बनाया करो मेरे प्यारे में कि आपको लगे देखने में कि ये बड़ी है ये छोटी है। बोला दो बिल्डिंग जिनकी ऊंचाई 53 और 117, इनके टॉप के बीच की दूरी 136 मीटर है, इनके टॉप के बीच की दूरी 136 मीटर है। तो ये इस बिल्डिंग का टॉप है, सीट्स ये इस बिल्डिंग का टॉप है। इन टॉप के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है दोनों बिल्डिंग के टॉप की 136 मीटर 136 मीटर है। सवाल पूछा है दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी बताओ, इन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी, ये फर्स्ट बिल्डिंग सेकंड, इन दोनों के बीच की ये वाली दूरी आपको बतानी है। ये दूरी मेरे दोस्तों आपको बतानी है, जल्दी से करेंगे। ये सवाल है, बताओ कैसे होगा जी क्वेश्चन सॉल्व, फटाफट बताओ आप। तो मेरे दोस्तों आप यहां से एक पैरेलल लाइन खींचो, आपको खींचना पड़ेगा। आप यहां से एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए मेरे दोस्तों, पैरेलल लाइन खींच लीजिए, ठीक है। पैरेलल लाइन खींच ली मैंने, ये 90 मीटर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अगर ये 53 डिग्री है तो इसके सामने ये भी 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। अगर इस बिल्डिंग की हाइट 53 है तो इसके जस्ट सामने ये भी 53 आ जाएगा, 53। अब बताओ इस पूरी बिल्डिंग की हाइट 117 है, इस पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी थी मेरे दोस्तों, 117, 117 इस बिल्डिंग की हाइट थी। तो आप बताओ ये कितना बचा, 117 में से 53 घटाएंगे तो 7 में 3 गया 4, 11 में 5 गया 6, बच गया 64, 64, ये 64 बच गया, है ना। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की कितनी आ गई बेटा, ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की है 64 आ गई। तो क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा। अब 90 डिग्री के सामने 136 से 64 है, ये दूरी नहीं निकाल सकते। ट्रिपलेट याद होना चाहिए, बताओ ट्रिपलेट याद है आप लोगों को। ट्रिपलेट मैंने क्या सिखाया कि ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 से कट रहा है, 8 से कितनी बार कट रहा है 17 बार, 8 से कितनी बार कट रहा है 8 बार। तो ये तो ट्रिपलेट बन गया 8 15 17, 8 15 17 आप बोलोगे हाँ जी सर, 8 गुना 8 2 64, 17 8 136, तो ये भी 15 8 120, 15 8 120 मीटर आ जाएगा मेरे दोस्तों। सवाल का आंसर ट्रिपलेट याद होना चाहिए था, बी ऑप्शन। 8 15 17 का ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है, बस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 8 64, 17 8 136 हो जाएगा, 15 8 120। नहीं दीपक, बी ऑप्शन सवाल का आंसर। तो देखो एकदम ट्रिपलेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, बस आप डायग्राम को जल्दी से बना लीजिए। सभी को समझ में आ गया सवाल। आगे चलते हैं, एक ही क्वेश्चन में इस टाइप का करवा रहा हूं, एक ही सवाल। नेक्स्ट चलेंगे मेरे दोस्तों, आपके सामने आएगा टाइप 2। अब आपके सामने टाइप 2 आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। बहुत बेसिक है, जो मैंने कल आपको समझाया था उसी पर हम सवाल लेंगे। सवाल नंबर है 9, बनाए जी। From a point P on a level ground, the angle of elevation of top of tower is 30 degree. If the tower is 110√3 meter high, what is the distance of point P from the foot of tower? तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये एक टावर है, आप समझिए टावर है, एक टावर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ओके, इस तरीके समझ लीजिए कि एक टावर है, ये एक टावर है, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर दिस इज ए टावर, या बिल्डिंग कह लीजिए। अब ये हो गया लेवल ग्राउंड, ये जमीन है मेरे दोस्तों, लेवल ग्राउंड है, ठीक है ना। अब इस ग्राउंड पर कोई पॉइंट पी है, इस ग्राउंड पर कोई पॉइंट पी है ना, समतल भूमि पर कोई पॉइंट पी है, और उससे एक मीनार या टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। यानी कि जब मैं इस पॉइंट पी से इस टावर के टॉप को देखता हूं, इस टावर के टॉप को देखता हूं मेरे प्यारे भाई, जब मैं पॉइंट पी से टावर के टॉप को देखता हूं तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एलिवेशन एंगल बनता है 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। ये बोला गया टावर की जो हाइट है वो 110√3 मीटर है। टावर की हाइट कितनी है 110√3। तो आपसे पूछा टावर के फुट से पॉइंट पी की दूरी बताओ। देखो जो नीचे होता है सबसे नीचे उसे फुट बोला जाता है, टावर का फुट है, जो सबसे ऊपर उसे टावर का टॉप बोलते हैं। तो आपसे पूछा टावर के फुट से इस पॉइंट पी की दूरी, यानी कि आपको ये दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी है। तो बेटा कल ही मैंने आपको समझाया था 30 60 90 ट्रायंगल नहीं दिख रहा बेटा आपको, ये कितने डिग्री का कौन बनेगा 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। मैंने आपको बताया 30 डिग्री के सामने एक यूनिट होता है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, 30 डिग्री के सामने एक यूनिट है, 30 डिग्री के सामने जो भी होगा 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना होगा, यानी कि 110√3 का भी √3 टाइम्स हो जाएगा। ये √3 गुना √3 3 आ गया, 3 की 110 में गुना करेंगे 330 मीटर, तो 330 मीटर जो है सवाल का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन ठीक है, 330 मीटर। ठीक है, कल मैंने इसका जुगल सिंह बेसिक बता दिया था, आज सवाल है, ये बेसिक बैच ही है बेटा जुगल सिंह। आपको एसएससी का बेसिक बैच नहीं बेटा, आपको 5th क्लास के ट्यूशन की जरूरत है जुगल सिंह, 5वीं क्लास के ट्यूशन की। 330 मीटर सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, 10वीं क्लास की बात पढ़ रहे हैं बेटा, हम 10th क्लास में करते हैं बच्चे ये सब। आगे अगला सवाल इसी टाइप पे, सवाल सीटसल मेंस 2023 का है। सीटसल मेंस 2023 का, बिल्कुल ना सोचे कि ऐसे सवाल केवल प्री में आते होंगे, मेंस में भी ऐसे सवाल आते हैं। बेसिक कल मैंने बता दिया 30 60 90 का, जाके कल की क्लास देख के आओ। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है, नहीं रिवीजन करी है, वो नहीं समझ सकते इस बात को। पहले कल की क्लास पढ़ें,
एक खंबा जमीन पर लंबवत रूप से 12 मीटर के स्टील के तार की मदद से खड़ा है जो उसके शीर्ष पर बंधा हुआ है और जमीन पर चिपका हुआ है। यदि स्टील का तार क्षैतिज जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है स्टील का तार, तो खंबे की ऊंचाई क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। पहले सवाल को ढंग से पढ़ लें, आप सवाल को ढंग से बोले। देखो ये है मेरे दोस्तों जमीन, ये जमीन है, ये जमीन है मेरे दोस्तों। अब एक खंबा खड़ा हुआ है मेरे प्यारे, खंबा है, ये है मेरे दोस्तों खंबा, ये खंबा है मेरे दोस्तों। तो खंबा जमीन पर खड़ा हुआ है, ये खंबा जमीन पर खड़ा हुआ है मेरे प्यारे भाई, 12 मीटर के स्टील के तार की मदद से खड़ा है और उसके टॉप पर बंधा हुआ है और जमीन पर चिपका हुआ है। एक स्टील का तार है, खंबे को खड़े करने के लिए एक स्टील का तार इस्तेमाल किया गया है। स्टील का जो तार है खंबे के टॉप पे बंधा हुआ है, स्टील का तार खंबे के टॉप पे है, ठीक है भाई। और सॉरी, और ये स्टील का तार और ये स्टील का तार जो है, और स्टील का तार जो यहां जमीन पे बंधा हुआ है। तो मेरे दोस्तों ये स्टील का तार है, आप ऐसे समझिए, स्टील के तार की मदद से ये खंबा है, ये खंबा खड़ा हुआ है। तो ये जो खंबा है, ये स्टील के तार की मदद से खड़ा हुआ है। खंबा जमीन पर 12 मीटर के स्टील के तार की मदद से खड़ा है जो उसके शीर्ष पर बंधा हुआ है। तो ये जो तार है खंबे के यहां पे शीर्ष पे बंधा हुआ है और ये जो तार है जमीन पर चिपका हुआ है ना। तो इस तार की हेल्प से खंबा खड़ा कर दिया होता है कि कोई चीज टेढ़ी हो रही है तो भैया तार खींच के जमीन पर चांप करते हैं ना हम लोग, रस्सी खींचते हैं जमीन पर गांठ मार देते हैं, ठीक है बेटा। ये खंबा सीधा खड़ा है इस तार की हेल्प से। ये तार की लंबाई कितनी है? 12 मीटर। 12 मीटर लंबा स्टील का तार है, 12 मीटर। बोला स्टील का तार क्षैतिज जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये जो स्टील का तार है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा होती है बिल्कुल सीधी सीधी। ये स्टील का तार इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा खंबे की ऊंचाई किसके बराबर है? साइन कॉस टेन इस्तेमाल कर सकते हैं बट करना नहीं है। मैंने आपको कल बता दिया था कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में क्या रेशियो है। भाई ये 90 डिग्री का कोण होगा, आप जानते हैं 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, रेशियो है। मैंने कल पढ़ा दिया था, कृपया कल का लेक्चर देखो तो ही समझ पाओगे आप। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। 2 यूनिट के लिए 12 मीटर है, 2 यूनिट के लिए 12 मीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 मीटर। तो खंबे की जो हाइट है 6 मीटर है। आंसर सवाल का डी ऑप्शन है। बताइए, सीएचएसएल मेंस 2023 का सवाल है बेटा। ये सवाल प्री के पेपर का है, ये मेंस के पेपर का, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों सवाल में, लेवल दोनों का लगभग सेम है। सबको समझ में आया? आया होगा समझ में, एकदम हलवा क्वेश्चन। आगे चलेंगे, एक और सवाल, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही है ना। सेकंड टाइप चल रहा है, सेकंड टाइप। अगर किसी त्रिभुज के कोण 30, 60, 90 डिग्री है तो उसकी साइड का रेशियो 1 रेशियो √3 रेशियो 2 होता है। 1 रेशियो √3 रेशियो 2 होता है, मैंने कल पढ़ाया है, पढ़ के आइए। अगला सवाल, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एक टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है जमीन पर किसी पॉइंट P से। तो बच्चों टावर है, ये टावर है और ये टावर खड़ा है और जमीन पर कोई पॉइंट P है, यहां जमीन पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P से ये टावर का टॉप हो गया। इस पॉइंट P से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। सवाल में बोला गया है इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 510 मीटर। यदि टावर के फुट से, ये टावर का फुट हो गया, टावर के फुट से, टावर का फुट मतलब पैर, नीचे वाला पॉइंट है ना, जहां टावर खड़ा हुआ है वो टावर का फुट कहलाता है। टावर के फुट से पॉइंट P की ये जो दूरी है, ये सवाल में कितनी बोली गई है? 510 मीटर। टावर तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। ये साइड का रेशियो होगा, 30, 60, 90 में साइड का रेशियो 1 रेशियो √3 रेशियो 2 होगा। अभी 90 है 30 है तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने अगर ये √3 यूनिट है, √3 की वैल्यू 510 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बताओ? अगर √3 की वैल्यू 510 मीटर है तो 1 की वैल्यू आएगी 510 बटे √3, 510 बटे √3। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात तो समझ में आ गई। कितना आ गया ये बताओ? देखो 510 होता है 17 51, 170 गुणा 3, 170 गुणा 3 को जब आप √3 से भाग करेंगे तो ये जो √3 से 3 है, √3 बाहर कट जाएगा, 170 √3 मीटर, 170 √3 मीटर। ये क्या आ गया बेटे? ये इस टावर की हाइट आ गई, ये टावर की हाइट आ गई। क्या आ गई? टावर की हाइट। लेकिन आपसे टावर की हाइट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है टावर की हाइट का 50% ज्ञात कीजिए। टावर की हाइट का 50%, तो इस टावर की हाइट का मुझे क्या बताना है? 50%। 50% कितना होता है? आधा। 50% का मतलब होता है आधा। तो 170 √3 का आधा कितना होगा? इसका आधा 2 से भाग करेंगे, 170 का आधा 85, 85 √3 मीटर टावर की हाइट का 50% आएगा। 85 √3 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। कैलाश कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं सर जी कितना तेज पढ़ाते। कैलाश कुमार जी, क्लास को शुरू हुए 20 मिनट हो गया है और 20 मिनट में मैंने आपको 1 2 3 4 सवाल कराए 20 मिनट में। इस हिसाब से अगर मैं 1.5 घंटे की क्लास लूंगा तो ये लगभग 1.5 घंटे की क्लास में 18 के सवाल आसपास हो जाएंगे। ये आसान सवाल है। इस शीट में टोटल 70 क्वेश्चन है, यानी कि मेरे दोस्तों मुझे इस पूरे चैप्टर को खत्म करने में 4 से 5 क्लास लग जाएंगी। और सुना मेरी बात को, इस हिसाब से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए मुझे 4000 क्वेश्चन कराने, तो 4000 क्वेश्चन को पूरा कराने के लिए तो फिर 2 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। क्या आप, अगर मैं इस चीज को स्लो करूंगा तो क्या आप 2 साल में सिलेबस पूरा करना चाहते हो? भाई उसे कहने लगा भाई 1 घंटा तो बहुत कम है 100 सवाल करने के लिए, मुझे कम से कम दोपहर भर का तो टाइम दे। 1 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करने के लिए आपको इसी स्पीड से पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आप 20 मिनट में 3-4 सवाल कर पाओ। क्या कभी एग्जामिनर से कहने की हिम्मत हुई है तुम्हारी कि 1 घंटे में 100 सवाल क्यों पूछता है हमसे? 1 घंटे में अगर आपको वहां पे 100 सवाल अटेम्प्ट करने हैं तो कम से कम आपको 1.5 घंटे की क्लास में 20 सवाल पढ़ने की तो आदत डालनी पड़ेगी।
√3 यूनिट के लिए 510 मीटर है, 1 यूनिट के लिए निकालना होता है तो √3 को उधर ले जाते हैं, बटे में ले जाते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। यस, अगला टाइप पतंग वाला सवाल आ गया। टावर वाले सवाल हो गए, अगला तीसरा टाइप आ गया पतंग वाला। थर्ड टाइप आज की क्लास का पतंग वाला। चलिए, पतंग आप सब लोगों ने उड़ाई है, तो पतंग उड़ती है, उसको डोरी से बांधा रखा जाता है ना, डोरी बिल्कुल सीधी होती है। तो बोला है किसी पतंग की डोरी की लंबाई 158 मीटर है, और यह किसके लिए आता है? डोर के लिए, है ना। यह जो है मेरे दोस्तों नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए आता है। और ये जो डोरी है ये क्षैतिज के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की ऊंचाई कितनी है मीटर में बताना है। मान लीजिए कि डोरी ढीली नहीं है, ये सवाल में बोला है, ये मान के चल रहा है कि डोरी ढीली नहीं है, तो मेरे दोस्तों ये समझिए कि ये जमीन है और आप उड़ा रहे हो एक पतंग, आप एक पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है जी। और ये पतंग जो है एक रस्सी से बंधी हुई है, पतंग जो है डोरी से बंधी है, डोरी से, ये पतंग जो है एक डोरी से बंधी हुई है। और ये जो डोरी है मेरे प्यारे भाई क्या बोला है, ये डोरी क्षैतिज के साथ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। ये डोरी कितनी लंबी है? डोर की लंबाई 158 मीटर है, डोर की जो लंबाई है 158 मीटर है। तो आपसे पूछा पतंग की ऊंचाई, पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये पतंग की ऊंचाई हो गई। पतंग जमीन से इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है, मुझे ये हाइट निकालनी है, ये हाइट की जो पतंग है जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ये निकालना है। देखो, जिन बच्चों ने बचपन में पढ़ा रखा है उन्हें केवल सॉल्व करना सीखना है। जो आर्ट वाले हैं, बायोलॉजी वाले, जिन्हें जिंदगी में कभी दिखा नहीं, उनको 2 काम सीखने हैं, उनको डायग्राम बनाना भी सीखना है और सॉल्व करना भी सीखना है। तो परेशानी तो होगी, ठीक बेटे, लेकिन आपको भागना नहीं, मुर्दे की तरह पढ़ते रहना, मुर्दे की तरह। अब मैंने कल आपको पढ़ा दिया 30 60 90 ट्रायंगल 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। अभी 2 यूनिट का मतलब 158 है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या है? 158 का आधा, 2 का आधा, 1 यूनिट 158 का आधा, 2 7 14, 2 9 18, 79 मीटर। तो 79 मीटर आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है जी। 30 डिग्री के सामने की लेंथ 90 डिग्री के सामने की लेंथ का आधा होती है। 30 डिग्री के सामने की लेंथ 90 डिग्री के सामने की लेंथ का हाफ होती है। ये 158 है, डायरेक्ट आप करेंगे 79 मीटर। आगे चलेगा, सवाल नंबर 13, एक और क्वेश्चन। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 13, ये बताएं जल्दी से। बोला एक पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये जमीन है मेरे दोस्तों, ये जमीन है, जमीन। तो एक पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब एक पतंग है, ध्यान सुनिए, एक पतंग है, ये जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये जो पतंग है ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यह क्षैतिज से 45 डिग्री पर झुके हुए मांझे से जुड़ी हुई है। इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये पतंग ऐसे तोड़ेगी नहीं, पतंग को उड़ाने के लिए मांझा चाहिए। तो ये जो पतंग है मांझे से जुड़ी हुई है, और ये जो मांझा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है 45 डिग्री का। तो आपसे पूछा मांझे की लंबाई कितनी है? ये जो ब्लू कलर का मांझा है, इस मांझे की लंबाई क्या है? मैंने कल ही पढ़ा दिया था आपको, कल ही पढ़ा दिया था 90 45 45 ट्रायंगल। प्लीज थोड़ी पढ़ के आए। अगर 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट होता है। 45 डिग्री के सामने अगर x है तो 90 डिग्री के सामने √2x होता है, √2 गुना, यानी कि मांझे की लंबाई होगी 138 √2 मीटर। लेकिन सवाल में तो आंसर ये नहीं है, सवाल में तो आंसर ये नहीं है मेरे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे भी सुनिएगा, √2 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, 1.414, और √3 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है √3 की वो 1.73 होती है, 1.73। ये दोनों वैल्यू आप याद रखिए, ये दोनों वैल्यू आप याद रखिए मेरे दोस्तों। तो आप मुझे बताओ क्या आएगा जल्दी से। 138 इंटू √2 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शंस काफी नजदीक है, 94 90 93 95। अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी करते ना तो ऐसे आंसर आते थे। जब से टीसीएस पेपर करवाने लगी है तब से यहां भी कैलकुलेट करवा के पूछता है, कैलकुलेट है ना। √2 का अप्रॉक्सिमेट 1.414, √3 का 1.73। अगर मैं यहां पे वैल्यू रख दूंगा तो आप मुझे बताओ कितना आएगा? ये आ जाएगा 138 इंटू 1.414, 138 इंटू 1.414। ये मुझे करना है मल्टीप्लाई, 138 इंटू 1.414 करो, 138 इंटू 1.414। आप मुझे बताओ गुणा करके कितना आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? फटाफट आप मुझे बताओ कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 138 की 1.414 में मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है अप्रॉक्स? जल्दी से गुणा करके बताओ क्या आ रहा है अप्रॉक्स 138 की 1.414 में? जल्दी से बताइए, गुणा करना मुश्किल काम है। जैसे 138 की पहले आप 1.4 में गुणा कर लो, 1.4 में गुणा कर लो ना, 14 से, 14 112 2, 11 14 42 और 11 53 3, और ये मेरे दोस्तों 14 112 2 11 14 42 और 11 53 3, 5 14 कम 14 है और 5 19, 193.2। अगर 138 की 1.4 में भी गुणा करें तो 193.2 आएगा, 193.2 ये आया। अगर 138 की 1.4 में भी गुणा करें तो 193.2 आएगा, 1.4 में भी गुणा करें। देखो 1.4 का क्या मतलब, 1.4 का मतलब है 1.414 का क्या मतलब है? 1.414 का मतलब 1.4 प्लस 0.014, ये मतलब है, ये मतलब 1.414 का। मैंने 138 की इसमें गुणा कर दी, जब मैंने 138 की इसमें गुणा करी तो 193.2 आया। अगर मैं इसकी इसमें गुणा करूंगा तो क्या आएगा बेटा? देखो डिजिट तो सेम है 14, डिजिट तो सेम है 14। तो अगर मैं 138 की 0.014 में गुणा करूंगा तो फिर आएगा 1.932। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो वैल्यू है ये 195 से प्लस पहुंच जाएगी, 195 से प्लस पहुंच जाएगी। तो सवाल का जो आंसर है डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर है। 195 से प्लस आएगा, डी ऑप्शन इज द आंसर। लगभग अप्रॉक्स 195 इस सवाल का आंसर है। आजकल आपको कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी पड़ती है, 5 साल पहले झंझट नहीं था। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ, धीरे धीरे आप ये चीज भी सीखोगे, बनाएंगे। सवाल नंबर 14 सेम सवाल सेम टाइप। बोला एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये जमीन है,
ये जमीन है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ सर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक पतंग है जो 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये पतंग है, ये पतंग कितनी हाइट पर उड़ रही है? 123 मीटर हाइट पर उड़ रही है। इसके साथ जुड़ा हुआ धागा सीधा तना हुआ माना जाता है। इससे जो धागा जुड़ा हुआ है वो सीधा तना हुआ है और समतल भूमि से हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री कोण बनाता है। अब इस पतंग से जो धागा जुड़ा हुआ है, जो धागा जुड़ा हुआ है बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट धागा है ये, और हॉरिजॉन्टल से जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। आपसे पूछा धागे की लंबाई क्या है, जल्दी से बताइए धागे की लंबाई क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ धागा? धागे की लंबाई आपको बतानी है। तो बेटे ये 90 डिग्री हो गया, ये आपको बताना, बताओ 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, तो 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है मेरे प्यारे भाई। आपको √3 यूनिट की वैल्यू दी है 123 मीटर, √3 यूनिट के लिए 123 मीटर है। अगर √3 यूनिट का मतलब 123 मीटर है तो 1 यूनिट कितना आएगा? 123 बटा √3 कितना आएगा? 123 होता है 41 तिया, 3 को √3 से भाग देंगे 41 √3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 41 √3, 2 यूनिट कितना आएगा? 41 का दुगना, 41 का दुगना 82 √3, 82 √3 मीटर। ये मैंने कल एग्जांपल देकर समझा भी दिया था। √3 यूनिट के लिए √3 का मान दिया, 2 यूनिट का मान निकालेंगे, 82 √3 आ गया, 82 √3। लेकिन यहां भी मेरे दोस्तों ऑप्शन एप्रोक्स में दिया हुआ है, यहां भी ऑप्शन एप्रोक्स में दिया हुआ है। अब बताओ बेटे 82 √3 मीटर धागे की लंबाई आ गई। √3 क्या होता है? √3 होता है 1.73, √3 कितना होता है? 1.73, 1.73। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, मुझे ये मल्टीप्लाई करनी है, कैलकुलेशन करनी है। बताओ कितना आएगा गुणा करके? 82 की 1.73 में गुणा करके आएगा। 82 को आप गुणा जब भी किया करो तो ब्रेक करके किया करो, ऐसे लिख लो 80 + 2, 80 + 2 है ना। पहले 1.73 की 80 में गुणा करेंगे, 8 24 का 4, 2 8 7 56 58, 8 5 138.4, 138.4, ठीक है। और 2 की 1.73 में गुणा करेंगे, क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर यानी कि आ जाएगा 3.46, तो कितना आ गया? 138 और 3 141 से बढ़ा गया, 141 से बढ़ा गया, 141 से बढ़ा, एक ही आंसर है 142, अप्रॉक्स 142। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 141.86 आ गया, यानी कि किसके नजदीक आया? लगभग 142 मीटर के नजदीक आया, 142, और ये आंसर है 142 मीटर के नजदीक आया है अप्रॉक्स। तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो इस तरीके से ब्रेक करके करनी है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, अगला टाइप बेटे आज की क्लास का टाइप नंबर 4। अगला टाइप बताएं। 18 मीटर 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। तार 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तार की लंबाई क्या है? बिल्कुल बेसिक सवाल। दो खंबे हैं बेटा, देखो ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर दो खंबे हैं, दो खंबे, एक खंबा 18 मीटर का है, एक खंबा 30.5 मीटर का है। तो इस लाइन पर मेरे दोस्तों दो खंबे हैं, दो खंबे, एक खंबा ये समझिए कि 18 मीटर का है और दूसरा खंबा आप ये समझिए कि 30.5 मीटर का है। तो हमारे पास दो खंबे हैं, एक खंबा 18 मीटर का बेटा और दूसरा खंबा 30.5 मीटर का, और प्यारे बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन है। सवाल में बोला गया है कि दोनों खंभों के टॉप एक तार से जुड़े हुए हैं। ये दोनों खंबे के टॉप एक तार से जुड़े हुए हैं। ये दोनों खंभों के जो टॉप हैं, दोनों खंभों के टॉप एक तार से जुड़े हुए हैं। तो ये तार है मेरे प्यारे भाई, है ना। दोनों खंबे के टॉप को मिलाए इस तार से जुड़े हुए हैं। ये 18 मीटर का खंबा है, 30.5 मीटर का, दोनों के टॉप एक तार से जुड़े हुए हैं ना, ऐसे क्लियर है। बोला यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता, तार हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का कोण बनाता। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल का मतलब आंख के सीधी की रेखा, ये वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सीधी एकदम। ये जो तार है हॉरिजॉन्टल से जो कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कोई परेशानी बची क्या? अब नहीं। आप एक बात के बताओ कि अगर इस बिल्डिंग की हाइट 18 मीटर है, ये बिल्डिंग 18 मीटर ऊंची है, तो जस्ट यहां से पैरेलल लाइन खींचिए इसके सामने सामने, ये भी 18 मीटर ही बचेगा, ये भी 18 मीटर ही बचेगा। बोलो बंधु हाँ, ये भी 18 ही बचेगा। आप बोलोगे आंसर 18 ही बचेगा। तो बताओ ये क्या आएगा? ये कितना बचा फिर? अगर ये पूरा 30.5 है 18, तो 30.5 में से 18 घटाएंगे 12.5 बचेगा, 12.5 मीटर, 12.5 भाई। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ जाएगी? 12.5 बचेगी। 30.5 में से पूरी बिल्डिंग 30.5 के 30.5 में से 18 घटाओ 12.5। बताओ ये 90 डिग्री का कौन है? 90 डिग्री का। भाई 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 90 के सामने 2 यूनिट। 90 डिग्री के सामने जो है वो 30 डिग्री का दुगना होता है। अगर 30 डिग्री के सामने 12.5 है तो 90 डिग्री के सामने दुगना होगा। 12.5 का दुगना 25 मीटर। ये तार की लंबाई आ गई। आपसे तार की लंबाई पूछी थी, 25 आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं है और इजी है। नेक्स्ट आगे चलेंगे बेटे। सवाल नंबर 16, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन मैंने करवाया इस टाइप का, आप कर लोगे मेरे दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 5th टाइप, दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं सीढ़ी वाले, अब दो क्वेश्चन कराऊंगा बेटा मैं सीढ़ी वाले। चलो, दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो बेटा यह है दीवार, ये दीवार है, यह है मेरे प्यारे भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, जमीन है। तो सवाल में बोला गया दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। तो सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी दीवार की तरफ झुकी हुई है, दिस इज सीढ़ी, ये सीढ़ी है मेरे प्यारे भाई, और ये आपकी दीवार है। तो सीढ़ी को दीवार पर झुका के ऐसे टिकाया जाता है। आप बोलोगे हाँ सर। अब इस सीढ़ी का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री, तो ये जो सीढ़ी का एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। बोला सीढ़ी का बेस दीवार से 3.6 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी का बेस हो गया, ये सीढ़ी का बेस हो गया, ये दीवार हो गई। तो सीढ़ी का जो बेस है दीवार से कितनी दूरी पर है? सवाल में बोला गया 3.6 मीटर की दूरी पर है, 3.6 मीटर की दूरी पर। तो बोला सीढ़ी की लंबाई क्या है? महाघटिया क्वेश्चन, महाघटिया भाई। ये 90 डिग्री पे दीवार खड़ी करते हैं हम लोग, ये 60 है तो कितना आएगा? 30 डिग्री। आप जानते हैं 30 डिग्री के सामने जो भी होगा 90 डिग्री के सामने दुगना होगा। 30 डिग्री के सामने 3.6 मीटर है, तो 90 डिग्री के सामने दुगना होगा 7.2 मीटर। तो 7.2 मीटर सीढ़ी की लंबाई आ जाएगी। आंसर है डी ऑप्शन। अगर बेटा आपसे यहां पे दीवार की ऊंचाई पूछा होता,
अगर आपको यहां से दीवार की हाइट पूछा होता तो आप जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने 3.6 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने आ जाता 3.6 √3 मीटर। ये सवाल का आंसर होता फिर। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, एक हम थोड़ा सा अच्छा करेंगे इस पर। बनाओ सवाल नंबर 17, बनाए बेटे, क्या आंसर है? देखो बेटा, एक सीढ़ी को एक दीवार के सहारे इस प्रकार रखा जाता है कि दीवार के टॉप पर पहुंचती है। तो बेटा ये है दीवार, है ना, और ये होगी मेरे दोस्तों हमारी जमीन, हॉरिजॉन्टल लाइन। बोला एक सीढ़ी को दीवार के सहारे इस प्रकार रखा जाता है कि दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है, और ये रख दी मेरे दोस्तों हमने सीढ़ी। ये जो सीढ़ी है दीवार के टॉप पर, यहां दीवार के टॉप पर पहुंच रही है, दिस इज योर सीढ़ी, ये सीढ़ी है। ठीक है, आगे बोला गया है कि सीढ़ी का फुट दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का फुट, इस सीढ़ी का फुट हो गया, ये हमारी दीवार है, तो दीवार से सीढ़ी का फुट कितनी दूरी पर है? तो ये जो दूरी है बेटा, ये दूरी 6 मीटर कही गई है, 6 मीटर। बोला है सीढ़ी के बेस से दीवार के टॉप का एलिवेशन एंगल 15 डिग्री है। सीढ़ी के बेस से दीवार के टॉप का एलिवेशन एंगल 15 डिग्री है। ये हो गया सीढ़ी का बेस, ये हो गया दीवार का टॉप। तो दीवार के टॉप का एलिवेशन एंगल ये वाला कोण कितना बना बेटा? 15 डिग्री का बन रहा है। सीढ़ी की लंबाई क्या है? यानी कि यहां 15, 75, 90 आ गया, है ना। कल ये 15 डिग्री का कोण बोला है बेटा, ये 90 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था 15, 75, 90, 15 डिग्री के सामने √3 - 1 होता है, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 √2 होता है, 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट होता है, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट होता है, और 90 डिग्री के सामने 2 √2 यूनिट होता है मेरे प्यारे, 2 √2 यूनिट होता है, मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो यानी कि मेरे प्यारे भाई सवाल में कुछ दम बचा नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 75 डिग्री के सामने की जो लेंथ है वो √3 + 1 यूनिट होती है, √3 + 1। √3 + 1 की वैल्यू सवाल में 6 मीटर दी हुई है। अगर बेटे यहां से 1 यूनिट की लेंथ निकाली जाए, 1 यूनिट की लेंथ अगर निकाली जाए 1 यूनिट की, तो नीचे आ जाएगा बटे √3 + 1, नीचे √3 + 1 आ जाएगा। ऐसे होता है। आपसे 90 डिग्री के सामने की लेंथ, सीढ़ी की लंबाई पूछे, सीढ़ी की लंबाई होती है 2 √2, सीढ़ी की लंबाई 2 √2, तो 2 1 यूनिट की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 2 √2 यूनिट की, तो 2 √2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 √2 से गुणा करनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आ गई? 1 यूनिट की लेंथ दी है, 2 √2 की निकाले, 2 √2 से गुणा करनी पड़ेगी। ऑप्शन तो इस प्रकार के हैं नहीं, अब रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। देखो नीचे √3 + 1 है, हमने क्या सिखाया? अगर सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे √3 - 1 से गुणा कर दो, है ना, रैशनलाइजेशन कर लो, ऊपर नीचे √3 - 1 से गुणा कर देंगे। देखो आप जानते हैं a + b गुणा a - b क्या होता है? a² - b², a + b a - b a² - b² √3 का वर्ग 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। तो बेटा यहां 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 6 √2, 6 √2 की √3 में गुणा करेंगे 6 √6 माइनस 6 √2 की 1 में गुणा करेंगे 6 √2, तो 6 √6 माइनस 6 √2 मीटर सवाल का आंसर है। 6 √6 माइनस 6 √2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। 6 √6 माइनस 6 √2। सर लॉयर एंड एसएससी में ज्यादा पावर किसमें है? मोहित कुमार जी कह रहे हैं पावर इज ए मिथ इन एसएससी जॉब, पावर इज ए मिथ इन एसएससी जॉब। और जिन जॉब में पावर है उस पावर को कभी आप इंजॉय ही नहीं कर पाओगे। सीबीआई में पावर है, सीबीआई में, सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें पावर है। तो पावर क्या मुझ पे दिखाओगे, मेरे जैसे आम आदमी पे, या ठेले वाले पे दिखाओगे, या रिश्तेदारों पे दिखाओगे? और पावर दिखाने का समय कहां रहेगा तुम्हारे पास? रात को तुम सोचो 3 बजे फोन आएगा, आजा बेटे आजा, भाग के जल्दी से ऑफिस में काम आया, आपको जाना पड़ेगा। ना बीवी बच्चों को टाइम पे दे पाओगे, ना परिवार को टाइम दे पाओगे। जो गिने चुने घंटे बचोगे उनमें बस तुम्हें एक ही ख्याल आएगा कि बीवी के साथ घूम लूं, या फिल्म देख लूं, या बच्चों के साथ खेल लूं। दिखाने का टाइम ही नहीं है। पावर है नार्कोटिक्स में, या तो दिन भर ऑफिस में बैठे रहोगे, बाहर सड़क पे जाओगे नहीं तो पावर दिखाओगे किसको? नार्कोटिक्स है, ड्रग्स वाला डिपार्टमेंट। ऑफिस में बैठे रहोगे, बाहर निकलोगे तो ड्रग्स है, कोकेन अफीम पकड़ ले, कोकेन अफीम को तोल ले, तराजू से नाप रहे कि कितने किलो कोकेन अफीम निकली है, दिखाओगे किसको? उसको। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बन गए। इनकम इंस्पेक्टर दिन भर अपना ऑफिस में बैठा रहता है, ऑफिस में मेल करता रहता है। पहले था, पहले नियम था ऑनलाइन आने से पहले कि अगर आपको कोई चीज पूछनी है किसी इनकम टैक्स दाता से, इनकम टैक्स पेयर से, टैक्स भरने वाले से, तो आप उसको ऑफिस जा सकते हो। तो आपको मेल करके पूछना होता है, मेल करके। असली पावर तो नेता बनने में है बेटे, नेता बनने में। पावर दिखाओगे किसको आप? मुझे बताओ। या तो नेता बनो या दरोगा बनो, उनमें पावर है। एसएससी की जॉब में पावर का सपना जो है, और करना क्या है उस चीज का? किसी को मारना है, पीटना है, दबाना है, करना क्या है? आर्मी वालों के पास सबसे ज्यादा पावर है अपने ऑफिस के अंदर। आर्मी वाले किसी को गोली मार दे तो कोई पूछने वाला नहीं कि क्यों गोली मार दी, लेकिन वो उस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करते। आज तक एक भी गलत न्यूज नहीं आई। और ये एसएससी वाले, पुलिस वाले, और ये जो ये उछलने लगते तन्नक सी पावर को लेके। एसएससी की पोस्ट से ज्यादा पावर जो नेताओं के पीछे, सांसद विधायक के पीछे, जो युवा नेता फिरते रहते हैं ना, युवा नेता जिनका मजाक उड़ाया जाता है, जिन पे मीम बनाया जाता है, उनमें है बेटा। वास्तविक सच्चाई यही है। जिन जॉब में पावर है उन जॉब्स में पावर दिखाने का टाइम ही नहीं होगा आपके पास, क्योंकि वो इतनी हेक्टिक जॉब है कि आपके दिमाग की खोपड़ी भंड हो जाएगी। आज के हिसाब से मत देखो, उनके हिसाब से देखो, उस टाइम के हिसाब से। जब आप दिन में 15-16 घंटे काम करते हो, उसके बाद भी आपको डर रहता है कि कोई फोन ना बच जाए। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 18। नेताओं की तरह खलवा टाइम थोड़ा ना कि दिन भर अपने फार्म हाउस पर बैठे रहते हैं। उनके पास बहुत खाली टाइम, इसलिए वो पावर का मजा भोग पाते हैं। मजा इसलिए ले पाते हैं कि टाइम होता है, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। चलिए, तो ऐसे मनगढ़ंत सपने लेकर तैयारी ना करें, मनगढ़ंत सपने बेवजह की।
ओके। अगला सवाल, अगला टाइप आपके सामने बताएं जल्दी से। सीजल में 2020 का आज की क्लास का छठा टाइप है, सिक्स्थ टाइप। बनाओ। एन पर्सन 1.8 मीटर टॉल इज 30√3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। अवे आएगा बेटा, वेज नहीं आएगा, ये अवे होगा। अवे फ्रॉम टावर, अवे मतलब दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इस आई टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब एक आदमी है, एक आदमी है 1.8 मीटर लंबा। ये आदमी जो है, ये आदमी 1.8 मीटर लंबा है। कितना लंबा आदमी है? 1.8 मीटर लंबा आदमी है। 1.8 मीटर लंबा एक आदमी एक टावर से 30√3 मीटर की दूरी पर। एक टावर है, ये टावर है मेरे दोस्तों, ये टावर है। तो ये जो 1.8 मीटर लंबा आदमी इस टावर से कितनी दूरी पर है? टावर से कितनी दूरी पर है? 30√3 मीटर की दूरी पर है, 30√3 मीटर की दूरी पर। आगे बोला है यदि उसकी आंख से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, 1.8 मीटर लंबा आदमी है तो उसकी आंखें हैं, उसकी आंख से जो टावर है, इस टावर के टॉप का ये जो एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल कैसे बनेगा? ये बनेगा, ये 30 डिग्री का है दोस्तों। आदमी की आंख से जो टावर है, इस टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा इस टावर की हाइट क्या है? इस टावर की हाइट आपसे पूछी गई है, ये सवाल है। सवाल आसान है बेटा। देखो आदमी की इस टावर से जो दूरी है, ये आदमी की इस टावर से जो दूरी है, ये 32√3 मीटर बताई गई है। अगर ये 30√3 है तो ये भी 30√3 होगा, ये भी 30√3 मीटर होगा। आप बोलोगे सर बेटा 90 डिग्री कौन है? ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा। मैंने आपको क्या बताया कि 30 डिग्री के सामने एक है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है। 30 डिग्री के सामने एक है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है। 60 डिग्री के सामने अगर 30√3 है तो 30 डिग्री के सामने 30 मीटर होगा, 30 मीटर। 30 डिग्री के सामने अगर 30 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा 30√3 मीटर, यानी कि 30 आ गया। यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ 30 मीटर आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप ये बताओ कि अगर आदमी 1.8 मीटर लंबा है, बिल्कुल सीधी लाइन यहां पे खींची गई है, तो ये लेंथ भी 1.8 मीटर आएगी, ये वाली भी। तो पूरे टावर की हाइट क्या आएगी? पूरे टावर की हाइट आएगी 30 और 1.8, 30 1.8, 31.8 मीटर टावर की हाइट है। सी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल है ना बेटा, 31.8 मीटर, गजब का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, सवाल नंबर 19। एक और टाइप, एक और सवाल ऐसा ही 19वां बताएं। तो फर्स्ट क्लास कैसे देखें बेटा? वो रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हुए वहां पे देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के टॉप से एक सीधी खड़ी मीनार के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी तो खंबे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूरी पर है? हिंदी में पढ़ोगे तो ज्यादा फीलिंग आती है इस सवाल की, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस की। जैसे मेरे दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जमीन है मेरे दोस्तों। बोला है 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष एक खंबा है। ये खंबा है बेटा, ये एक खंबा है मेरे दोस्तों। ये खंबा कितना ऊंचा है? 17.75 मीटर ऊंचा खंबा है। अब बोला इस खंबे के टॉप से एक सीधी खड़ी मीनार, एक मीनार है जो सीधी खड़ी हुई, सीधी खड़ी मीनार है। तो सवाल में देखो, ये खंबा है मेरे दोस्तों, खंबा 17.75 मीटर ऊंचे खंबे के टॉप से ये मीनार है। इस मीनार के टॉप का एलिवेशन एंगल, ये जो बना है एलिवेशन एंगल मीनार के टॉप का, है ना, मीनार का टॉप होगा, इसका जो एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री है। मीनार की हाइट 57.75 है। तो सवाल में जो मीनार की टोटल हाइट बोला है वो 57.75 मीटर बोला है, मीनार की हाइट, टावर की हाइट। तो आपसे पूछा है खंबे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूरी पर था, यानी कि व्हाट वाज द बेस ऑफ टावर फ्रॉम द बेस ऑफ पिलर, व्हाट डिस्टेंस, यानी कि पिलर का बेस टावर के बेस से कितनी दूरी पर है, ये दूरी आपसे पूछी गई। ये दूरी क्या आप सवाल नहीं कर सकते? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। बस ये देखो, अगर एक खंबा 17.7 मीटर ऊंचा है तो इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने की ये लेंथ भी 17.75 होगी, ये लेंथ भी 17.75 होगी। बोलो पूरी हाइट कितनी है? इस टावर की पूरी हाइट 57.75 है। 57.75 में से 17.75 घटाएंगे तो 40 बचेगा। 57.75 में से अगर मैं 17.75 घटा दूं तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। आप बोलो 40 बचेगा, 40। अभी 30 60 90 बन गई। 30 डिग्री का कौन है भाई? ये 60 डिग्री 90 डिग्री आप बताओ। 60 डिग्री के सामने 40 मीटर है। 60 डिग्री के सामने होता है √3। 60 डिग्री के सामने होता है √3। √3 यूनिट की वैल्यू 40 मीटर है। 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 40/√3। तो 40/√3 मीटर आ गया। ये लेंथ 40/√3 मीटर आ गई। 40/√3 मीटर कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 60 डिग्री के सामने √3 है, ये √3 यूनिट की वैल्यू फिर से गड़बड़ कर दी कुनक द्विवेदी जी आपने। ये √3 यूनिट का मान है, √3 यूनिट का मान 40 मीटर। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 40/√3 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन है नहीं, गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है ना। नीचे √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे 40/√3, नीचे √3 की √3 में गुणा हो जाएगी 3, तो 40/√3/3, ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है बेटा। तो देखो दो क्वेश्चन है इस टाइप के, सवाल नंबर 18 और सवाल नंबर 19। मैंने दो क्वेश्चन इस टाइप का करवा दिया आपको। अब कर लोगे ना भाई, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि कहीं से भी कुछ भी शुरू हो गया। हर चीज आपको एक ऑर्डर में पढ़ने को मिलेगी। देखो आप मेंस में इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा क्या सर? देखो मेंस का ही आया हुआ है, मेंस का ही आया हुआ है बेटा। कर लेंगे क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे? बताइए जल्दी से, क्या अब आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे?
कर लेंगे, ठीक है। चलो सर, एएसओ सीएसएस में सिलेक्शन के लिए कितनी रैंक पर सिलेक्शन होता है? एएसओ सीएसएस में आपको टॉप रैंक चाहिए बेटा, अंडर 500 रैंक आपको चाहिए सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में और एमईए लेने के लिए। ये दोनों प्रॉपर डेस्क जॉब है, कोई चुल नहीं, शांति से रहना है, इंजॉय करना है, ठीक है ना। देखो बेटा, पावर विद जिंदगी भसड़ और मेरे दोस्तों नो पब्लिक इंटरेक्शन विद बेटर लाइफ, एक चीज आपको चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें पावर है लेकिन जिंदगी में भसड़ बहुत है, भसड़। इतनी सिंपल लाइफ नहीं हो, कभी भी कहीं भी कैसे भी कोई भी आपको बुला सकता है, कभी आपको पर इंक्वायरी हो सकती है, खतरे वाला काम भी है मेरे दोस्तों। फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, नींद कभी पूरी नहीं होगी, चेहरा उड़ा हुआ रहेगा मेरे दोस्तों, और मतलब आपकी फैमिली भी आपसे चिड़चिड़ी रहेगी, आगे मुंह उठा के खाना खा ले, चल निकल यहाँ से, इस तरीके से हो जाएगा। और एक जैसे एएसओ सीएसएस है मेरे दोस्तों, इनके पास भरपूर टाइम होता है, 9 to 5 जाइए, कोई आपको कभी नहीं बुलाने वाला, खूब छुट्टी आपको मिलेगी मेरे दोस्तों, ऑफिस में मस्ती मजाक समोसा पमोसा चाय पानी चलता रहता है, ओके। हेल्थ पब्लिक डीलिंग कोई है नहीं, कोई पब्लिक डीलिंग जिन जॉब में नहीं है, जिसमें आपको जनता से डायरेक्ट मिलना जुलना नहीं है, ना किसी से मिलने जाना, ना आपको रेड मारने, ना कोई ऑफ ड्यूटी पे आपको जाना है, तो वो मेरे दोस्तों जॉब थोड़ी रिलैक्सिंग होती है। फर्क है दोनों टाइप की जॉब्स में। ओके